आपने सुना होगा पुराने जमाने में इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। पर जब इंडिया के पास इतने गोल्ड माइंस ही नहीं थे तो इतना सोना आया कहां से और क्यों ये पूरी दुनिया भारत को द गोल्डन बर्ड के नाम से जानती थी। एंशियंट भारत एक सेल्फ सफिशिएंट और इकोनॉमिकली पावरफुल सिविलाइजेशन थी। ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थेनीज कहते हैं कि भारत के लोग हमेशा सुखी रहते थे, उनके पास वस्त्र, धन, खाना, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो लिखते हैं कि इंडिया वाज अ लैंड वेयर पीपल लिव इन कंफर्ट एंड अबंडेंस। मौर्य और गुप्ता पीरियड के दौरान इंडिया दुनिया का 25% से भी ज्यादा का जीडीपी होल्ड करता था। और ये बात कंफर्म होती है एग्नेस मेडिसन की किताब द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव में। वो लिखते हैं ईयर 180 इंडिया जीडीपी शेयर 32% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। इंडिया में सोना माइनिंग से नहीं ट्रेड से आता था। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, मसाले, कॉटन, सिल्क, इंडिगो और ज्वेल्स का। सभी महादेश के व्यापारी, अरब हो, रोम या चाइनीज, सब इंडिया आते थे। Roman historian Pliny the Elder in Natural History he complained India drained Rome of its gold। इतना सोना कि रोम के खजाने खाली हो गए और वो खजाना इंडिया के बाजारों में आने लगे। इंडियन पोर्ट्स जैसे लोथल, तमरालिपति और बरौच से हर हफ्ते हजारों शिप्स निकलते थे और बदले में आता था गोल्ड, सिल्वर और रेयर कॉइन्स। इंडिया में सोना सिर्फ धन नहीं था बल्कि भक्ति का भी सिंबल था। लोग मंदिरों में अपना धन दान करते थे, या तो यूं बोलूं कि मंदिर ही उस टाइम का बैंक थे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी। के ए नीलकंठा शास्त्री अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में लिखते हैं, ही एक्सप्लेन्स अबाउट हाउ टेम्पल वर्कड एज बैंक, लेंडिंग मनी एंड स्टोरिंग गोल्ड फॉर किंगडम। साउथ इंडिया के पद्मा स्वामी टेम्पल में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रेजर मिला है जो अब तक भी पूरी तरह एक्सेस नहीं हो पाया है। तिरुपति और श्रृंगेरी जैसे मंदिर भी ह्यूज ट्रेजरीज हैं। इसलिए भारत के मंदिर केवल भक्ति का ही सेंटर नहीं, इवन अर्थव्यवस्था का भी सेंटर है। सबसे बड़ी लूट की मोहम्मद गजनी ने, जो आया था 1025 सीई में। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और 20,000 दिनार के बराबर सोना, चांदी और रत्नों को लूट लिया। और ये बात साफ होती है तारीख यामिनी जो लिखी गई थी अल उतबी के द्वारा, जो कि कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ गजनी था। उसके बाद आए मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने मंदिरों में रखे धन को अपना पहला निशाना बनाया। खिलजी के तो लूट का रिकॉर्ड भी है। वो अपने साथ देवगिरी से 6 लाख तोला सोना ले गया था। फिर आया तैमूर और नादिर शाह। इन दोनों ने तो पूरी दिल्ली को ही लूट लिया। नादिर शाह ने 1739 में रेड फोर्ट पर हमला किया, कोहिनूर डायमंड और पिकॉक थॉर्न दोनों को लूट लिया, जो मुगल बादशाहों की शान हुआ करता था। कहा जाता है कि दिल्ली की गलियों में 3 दिन तक खून और सोना दोनों ही बह रहे थे। पर सबसे बड़ी और साइलेंट लूट तो की है ब्रिटिश राज के दौरान। इन्होंने तलवारों से नहीं, पॉलिसीज से लूटा है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई द ड्रेन ऑफ द वेल्थ पॉलिसीज में इन्होंने हजारों टन सोना और चांदी हर साल ब्रिटेन भेजा है। दादा भाई नारोजी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखते हैं, Every year India loses wealth worth 30 million euro to billion। सर विलियम डिग्बे ने अपनी किताब प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया में लिखा है कि 1800 से 1900 के बीच में सिर्फ ट्रेड के नाम पर $1 ट्रिलियन के बराबर धन यूके ट्रांसफर हुआ। और इंडियन इकोनॉमिस्ट उत्सव पाटनिक के रिसर्च के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने 1765 से 1938 के बीच तक भारत से $45 ट्रिलियन की वेल्थ को ड्रेन किया है। सोचो, एक देश जहां किसी चीज की कमी नहीं थी, जहां सभी लोग सुखी रहते थे, और अंग्रेजों के आ जाने के बाद वहां लोगों में भुखमरी छाने लगी। इन्होंने सिर्फ सोना ही नहीं, कोहिनूर डायमंड, टिप्पू सुल्तान की तलवार, अमरावती स्कल्पचर्स और प्रीशियस गोल्ड कॉइन, ना जाने क्या क्या हमसे नहीं लूटा। ये सिर्फ चीजें नहीं थी, ये हमारी पहचान थी जो हमसे छीन ली गई। और ये सारी चीजें आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में अवेलेबल है। इतना सब कुछ खोने के बाद भी इंडिया का सोना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं था, वो था लोगों के दिलों में, उनके ज्ञान में और उनकी आर्ट में। That's why India is still standing at the 5th biggest economy in the world. Let me know in the comments what are your views about it. If you like this video, hit the like button and follow for more.